नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपका जो टॉपिक है वो महिला अस्तित्व को लेकर है, यानी प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही है उसका एक क्रमबद्ध एक तुलनात्मक अध्ययन आज की क्लास में किया जाएगा कि किस किस फेज में यानी किन किन राजवंशों में महिलाओं की कंडीशन में क्या परिवर्तन होता रहा, उसका कारण क्या है। यानी महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं को एक साथ लेकर हम चलने की कोशिश करेंगे कि क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। ठीक, और कोशिश होगी कि एक क्लास इस पे और हो ताकि वर्तमान की जो समस्याएं हैं, जो आधुनिक भारत से जुड़ी हुई महिला समस्याएं हैं, उन पर भी एक माने बृहद स्तर से एक चर्चा हो सके, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि जो वर्तमान में समस्याएं हैं उनका मूल कारण क्या है। ठीक, जो विमेन एम्पावरमेंट आज भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वह विमेन एम्पावरमेंट जो है कब जो है पूरा होगा, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण जो सदियों से एक विषय के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, वह सशक्तिकरण कंप्लीट कब माना जाएगा। ठीक है, तो उसका माने रिलेवेंसी क्या है, वर्तमान से उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है वो मूल रूप से प्राचीन भारत में महिला अस्तित्व के ऊपर है, यानी प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो मित्रों आज की जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उस विषय में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी जननी भी है, हमारी मित्र भी है, हमारी परामर्श भी है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में या ऐसे समाज के विषय में जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारी शुरुआत जो है वैदिक काल से होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता में महिलाओं की जो स्थिति है उसकी बहुत स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, और उसका मूल रीजन ये है क्योंकि इंडस वैली को आपने अभी तक पूरी तरह रिसर्च नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां की लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि पढ़े न जा सकने के कारण जो है हमें वहां के समाज की जो कंडीशन है, जो समाज का स्वरूप है, वो पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं न कहीं वहां की अर्थव्यवस्था को देखकर ये लगता है कि वहां का समाज भी कहीं न कहीं प्रगतिशील रहा होगा। तो अगर समाज प्रगतिशील रहा होगा तो महिलाओं को लेकर उतने जो बाह्य आडंबर हैं, जो रूढ़िवादिता है, वह समाज में उतना अधिक नहीं रही होगी। क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि समाज जितना भौतिकतावादी होता है, रूढ़िवादी विचारधाराएं उतनी क्या होती, कमजोर होती हैं। तो अगर इंडस वैली एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देती है तो हम ये कह सकते हैं कि वह रूढ़िवादी समाज नहीं रहा होगा, यानी महिलाओं पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं रहे होंगे। ठीक है, चाहे वो विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, दास प्रथा, जो भी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जिनको आप रूढ़िवादी मान्यताएं मानते हैं, वो शायद जो है इंडस वैली में हमें दिखाई न दे। हाँ, एक बात और इसका आधार है, सबसे बड़ा आधार हमें यह है, कहा जाता है इंडस वैली मातृसत्तात्मक समाज का नेतृत्व करता है, यानी महिला प्रधान समाज है। और महिला प्रधान समाज इसलिए हमें कहना पड़ता है क्योंकि वहां पर जो है मातृदेवी की मूर्तियों की पूजा के प्रमाण पाए गए हैं। आप देखेंगे हड़प्पा से एक मुहर पर एक ऐसा चित्र बना हुआ है जिसके गर्भ से एक जो है वृक्ष उगते हुए दिखाया गया है। तो वह उर्वरता की देवी है, वो उत्पादन की देवी है। यानी जो उस समय का समाज है, जो भौतिकतावादी समाज है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक महिला देवी कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं न कहीं महिलाओं की स्थिति आपके इंडस वैली में खास तौर से बेहतर रही होगी, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण वहां पे भी दिखते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत बच्चों कहां से होगी? वैदिक काल से। हम वैदिक काल से स्त्री अस्तित्व की शुरुआत करेंगे। वैदिक काल से स्त्री अस्तित्व की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि वैदिक काल को स्त्री अस्तित्व का स्वर्णकाल कहा गया है। ये गोल्डन एज था महिलाओं के लिए बच्चों। कहा जाता है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल, महिलाओं के कंडीशन को लेकर गोल्डन फेज नाम दिया गया है। और इसका मतलब है कि यहां पर महिला के संदर्भ में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं रही होगी, यानी महिला और पुरुष में एक समानता का बर्ताव रहा होगा, उसे वो सारे अधिकार प्राप्त रहे होंगे जो एक पुरुष को प्राप्त रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं महिलाओं का जो महत्व है वो पुरुषों से भी अधिक दिखाई देता है। जैसे कहा जाता है कि वैदिक काल को, अब देखिए
हर चीज बहुत ध्यान समझिएगा। वैदिक काल को महिला के लिए स्वर्ण काल कहा गया, महिला के लिए स्वर्ण काल कहा गया। और स्वर्ण काल कहने का मतलब है कि इस महिला को सारे अधिकार, सारे वो राइट, सारे सुविधाएं इसको क्या थे, प्राप्त थे। अब सारी सुविधाओं में क्या आता है भाई, सबसे पहली सुविधा जन्म को लेकर है, जन्म को लेकर आती है। तो जन्म के विषय में कहीं भी पुत्री के जन्म को हतोत्साहित करने का प्रमाण हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यद्यपि ये सच है, ये कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो माँ होती थी, जो स्त्रियां होती थी, वो वीर पुत्रों के जन्म की कामना करती थी, वीर पुत्रों के जन्म की कामना तो करते थे, लेकिन पुत्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया है। और वीर पुत्रों के जन्म की कामना करना कहीं न कहीं इनके लिए जरूरी भी था, क्योंकि कबीलाई समाज था ऋग्वैदिक समाज, ये कबीलाई समाज है। और कबीलाई समाज में हमेशा युद्ध होते थे, जिसकी वजह से वीर पुत्रों के जन्म की कामना की गई है। यानी कहीं न कहीं पुरुष को भौतिक रूप से बलिष्ठ माना गया है। लेकिन सामान्य मान्यता यह है बच्चों कि महिला जो है किसी भी स्तर पर पुरुष से कमजोर नहीं मानी गई है, ये ध्यान रखिएगा। यानी चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, समझ रहे, किसी भी स्तर पर महिला को कमजोर आप नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन यहां पर ऋग्वैदिक समाज में वीर पुत्रों के जन्म की कामना तो है, लेकिन स्त्री के जन्म को कहीं भी हतोत्साहित करने का प्रमाण हमको दिखाई नहीं देता है। यानी जन्म के आधार पर विभेद नहीं है, पुत्री के जन्म को भी मान्यता दी गई है, पुत्री के जन्म को भी मान्यता दी गई है। अच्छा, जन्म के साथ अगर विवाह के स्तर की शिक्षा के स्तर की बात करें तो शिक्षा का अधिकार भी ऋग्वैदिक काल में था। इनका उपनयन संस्कार होता था, इनको शिक्षा का अधिकार भी था। उपनयन संस्कार से ही शिक्षा का आरंभ माना जाता है, तो यहां भी इनको समानता का अधिकार दिया गया है। विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह के स्तर पर स्त्री को जायदस्तम कहा गया है। स्त्री को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, जायदस्तम। जायदस्तम मतलब होता है कि पत्नी ही गृह है, पत्नी ही गृह है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विवाह में पत्नी का अस्तित्व जो है वो काफी मजबूत है। यानी बिना स्त्री के कोई घर जो है वो घर नहीं कहा जा सकता। इससे कहीं न कहीं महिला का जो महत्व है वो हमको क्या होता है, पता चलता है। यानी पत्नी ही गृह है, जायदस्तम शब्द आया है बच्चों स्त्री के लिए ऋग्वेद में। इसका मतलब है कि बिना पत्नी के कोई घर नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है किसमें, ऋग्वेद में। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं इसी ऋग्वेद में स्त्री को सास आप जानते हैं, श्वशुर और ननद, इन तीनों की साम्राज्ञी कहा गया है। इन तीनों की साम्राज्ञी माने स्वामी कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी विवाहिता महिला का परिवार में जो स्थान है वह उस परिवार में पहले से रहने वाली महिलाओं की क्या है, ऊपर है। ये एक बड़ी बात है, इसको बहुत गौर से समझिएगा बच्चों। सामान्य तौर पर क्या होता है कि परिवार में जब कोई नई स्त्री प्रवेश करती है विवाह उपरांत, तो उस परिवार में उस स्त्री का जो सबसे बड़ा अपमान होता है या सबसे बड़ी उलाहना जो होती है उस परिवार की महिलाओं से ही होती है। यानी समस्या जो उसके सामने उपस्थित होती है, जो वर्तमान की बात है, वर्तमान की अगर चर्चा करें तो। लेकिन ऋग्वेद में यह कहा जा रहा है कि जो सास, ससुर और ननद, यानी जो वर्तमान समाज में जो किसी भी महिला के सबसे बड़े माने एक समस्या के रूप में उत्पन्न होता है इनका आपसी व्यवहार, वह ऋग्वेद में दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो नवीन महिला उस परिवार में प्रवेश करेगी वह उस परिवार के सास, ससुर और ननद की क्या होगी, स्वामी होगी। यानी उसका स्थान जो है परिवार में रहने वाले पहले के सदस्यों से क्या होगा, ऊपर होगा। और जब इसका स्थान ऊपर होगा तो कहीं न कहीं यहां पर इनसे और इनसे यानी दोनों के बीच जो एक समस्या उत्पन्न होने की संभावना है वो क्या हो जाएगी, कम होती है, ठीक। और सच ये है कि आज भी अगर किसी भी परिवार में अगर समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वो माने
सास को लेकर हो या सामान्यतः ननद को लेकर हो, तो ये इसलिए होता है क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी महिला जब किसी घर पर जाती है या विवाहोपरांत जब किसी नए घर पर वह प्रवेश करती है तो वो एक आगंतुक होती है, एक अतिथि होती है। पहली बार वो आपके घर पर आती है और वहां पर आपका दायित्व तो ज्यादा हो जाता है। अगर आप उसे एक अपने गार्जियन के तौर पर, एक मदर के तौर पर अपना व्यवहार प्रदर्शित करें तो शायद वह भी उसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित करे। लेकिन समाज में इस तरह की संभावनाएं बहुत कम उभर कर आती हैं, क्योंकि यहां पर एक बड़ी समस्या जो आकर खड़ी होती बच्चों, वो है दहेज की समस्या। और जब तक ये रहेगी तब तक ये जो संबंध है वो सामान्य संभव नहीं है कि वो सामान्य हो सके, ठीक है। लेकिन अगर ये समस्या का समाधान हो जाए, यानी विवाहोपरांत जो महिला आपके घर में प्रवेश करती है, अगर उस महिला को आपके मदर, फादर और परिवार के द्वारा उसी तरह का सम्मान दिया जाए जैसे आप अपनी पुत्री और बहन को देते हैं, तो शायद वह महिला भी उसी तरह का आजीवन सम्मान आपके माता पिता को भी दे और पारिवारिक कलह उस तरह से उत्पन्न न होने पाए। लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि बीच में संपत्ति की संकल्पना प्रवेश कर जाती है। ये संपत्ति जो लालच है, जो दहेज है, ये कहीं न कहीं वो समस्या क्या करती है, एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस समस्या का समाधान दूसरे तरीके से करने का प्रयास किया गया। यहां पर उस महिला को प्रधान अस्तित्व दे दिया गया, तो यह समस्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दब जाएगी, ठीक है। तो ऋग्वेद को इसीलिए महिलाओं का स्वर्णकाल कहा जाता है। बात समझ रहे नहीं? तो यहां पर जब हम विवाह की बात किए तो विवाह के संदर्भ में हमने कहा जाए दस्तम यानी पत्नी ही गृह। अच्छा, विवाह के संदर्भ में क्या था कि स्वयंवर प्रथा का भी हमें प्रमाण दिखता है, स्वयंवर प्रथा, इसके बाद प्रेम विवाह। यानी इससे यह लगता है कि महिलाओं को अपने संदर्भ में निर्णय लेने, अपने लिए वर का चुनाव करने, अपने भविष्य को निर्धारित करने का पूरा क्या है, अधिकार था। तो ये एक प्रगतिशील समाज के स्वरूप को इंगित कर रहा है। इसीलिए आने वाले 19वीं सदी के जितने भी महान विद्वान हुए जो वास्तव में शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, जैसे राजा राम मोहन राय या विवेकानंद या आपके दयानंद सरस्वती, सबने वेदांत की तरफ लौटने की बात किया। दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, तो विवेकानंद ने कहा वेदांत की स्थापना होनी चाहिए, तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि उपनिषदी काल की स्थापना होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने? ऐसा उन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि इस समाज में कहीं भी विरूपता नहीं थी, कहीं भी विभेद नहीं था, सबको विकास का समान अवसर था, सबकी इच्छा का सम्मान था। ऐसे समाज की संकल्पना भारत में पहले से क्या थी, विद्यमान थी। हमें गर्व करना चाहिए इस तरह के समाज पर, और हम करते हैं। और भारतीय संस्कृति की यह सबसे बड़ी पहचान रही है कि हमने कहीं न कहीं धरोहर के रूप में, निरंतरता के रूप में इन विशेषताओं को आज भी अपनाने का प्रयास किया है। दूसरी चीज, अगर देखिए ये विवाह की संदर्भ हो गई, इसके बाद जब विवाह हो गया तो बात आती है राजनैतिक अधिकारों की और आर्थिक अधिकारों की। राजनैतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, यानी जिस परिवार में वह महिला गई उस परिवार में आर्थिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और धार्मिक अधिकार, इन सारे अधिकारों की बात उत्पन्न होती है। तो ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखें तो विवाह के उपरांत जब महिला दूसरे घर में प्रवेश करती थी तो धार्मिक अधिकार के संदर्भ में यह कहा गया है ऋग्वेद में कि बिना महिला के कोई भी धार्मिक कार्य जो है संपन्न नहीं माना जाएगा। और आज भी आप बच्चों, कहीं न कहीं आपके यहाँ जो पूजा होती है, जब आपके यहाँ पूजा होती है, जो बहुत सारी पूजाएं होती है, नाम भूल गया मुझे, ठीक है, स्वामी नारायण की कथा को ले लीजिए, वहां पर पति पत्नी दोनों एक साथ बैठते नहीं बैठते। अगर व्यवहारिक तौर पर देखिए तो कोई भी ऐसा पूजा पाठ नहीं होगा जिसमें पति और पत्नी दोनों एक साथ ना पार्टिसिपेट करते हो। सामान्यतः ऐसी ही परंपरा है। लोगों ने उसका अन्य विकल्प चुन लिया है, वो अलग बात है, लेकिन परंपरा यही है कि किसी भी पूजा में पति और पत्नी दोनों एक साथ ही वहां बैठते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि पत्नी को पुरुष के बराबर अधिकार दिया गया, पत्नी को पुरुष के बराबर अधिकार दिया गया। राजनीतिक अधिकार की बात हम करें तो स्त्री को सभावती कहा गया है। सभावती का मतलब होता है वह स्त्री जो सभा में भाग ले। और आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत, इन तीन समितियों का उल्लेख आता है, ठीक। समिति जो होती थी वो राजा का चुनाव करती थी और उस समिति की सदस्य महिलाएं भी होती थी, ठीक। तो इसका मतलब है कि राजा के चुनाव में महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन का अधिकार था। इसका मतलब कि राजनीतिक अधिकार कहीं न कहीं दिखाई देता है। लेकिन राजा बनने का
प्रशासिका बनने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, यानी राजा बनने का और प्रशासन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था। हाँ, एक बात ये जानते रहिए कि समिति के मेंबर के तौर पर वह राजा का चुनाव करती थी, और अपवाद के तौर पर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि 2 ऐसी महिलाओं के नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। एक विषपला, दूसरा जो है मुदगलानी उनका नाम है। 2 महिलाओं का नाम आता है, एक मुदगलानी और दूसरा विषपला। ये 2 महिलाओं का नाम आता है बच्चों। इन दोनों महिलाओं ने युद्ध में भाग लिया था। ये एक्सेप्शनल है, ये अपवाद है। इनके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट करने या राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार दिया गया था। नहीं, राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि राजनीति में चुनाव का अधिकार था, यानी राजा के चुने जाने में उनको सहमति दी गई थी, लेकिन यहां पर नेतृत्व हाथ में लेने की अनुमति नहीं थी। ये अपवाद है कि मुदगलानी और विषपला, ये 2 कन्याओं ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें विषपला का पैर कट जाता है और इस काल के जो महान चिकित्सक अश्विन कुमार थे उन्होंने इनको कृत्रिम पैर लगाया था। तो ये उल्लेख आता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक अधिकार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ राजनीतिक अधिकार महिलाओं को क्या थे, प्राप्त थे। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि हो सकता है कि भौतिक रूप से वो बलिष्ठ न मानी गई हो, इसलिए उनको राजनीति में पार्टिसिपेट न किया गया। दूसरा, आर्थिक अधिकार की अगर हम बात करें तो महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन समस्या यह है कि उस समय अर्थ की संकल्पना का जन्म भी नहीं हुआ था। यह ध्यान रखिएगा कि उस समय संपत्ति की संकल्पना का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, जो स्थानांतरित समाज था, आज यहां कल वहां। तो संपत्ति की संकल्पना तो उत्तर वैदिक काल में जन्म लेती है। तो यहां पर आर्थिक अधिकारों को लेकर बड़ी आलोचना आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आर्थिक अधिकारों का महत्व तो उतना अधिक ऋग्वैदिक काल में था भी नहीं, जिसके आधार पर आप ये कह सके कि नहीं, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का कंडीशन या उनका अस्तित्व अच्छी स्थिति में नहीं था। आप इस आधार पर नहीं कह सकते बच्चों। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि नहीं, ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की कंडीशन है वो वास्तव में स्वर्णयुग कहने लायक है। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि नहीं, हम एक ऐसी संस्कृति का नेतृत्व कर चुके हैं जो वास्तव में एक स्वर्णयुग जैसी संकल्पना को प्रमाणित करती है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सारे अधिकार हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब धीरे धीरे गिरावट आना शुरू होगी। उत्तर वैदिक काल में जब आप पहुंचेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अब यहां परिवर्तन दिखेगा। उत्तर वैदिक काल, अब देखिए यहां पे संपत्ति की संकल्पना का जन्म हो चुका है। और ये संपत्ति कैसे उत्पन्न होती है? संपत्ति उत्पन्न इसलिए हुई कि जो आर्य थे अब वो क्या बन गए, कृषक बन गए। जब वो कृषक बन गए तो उससे क्या हुआ, उत्पादन क्या हुआ, अधिशेष में बदला। अब उत्पादन अधिक होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा। और जब अधिशेष उत्पादन होना शुरू हुआ तो इस अधिशेष उत्पादन ने विनिमय को जन्म दिया। विनिमय से व्यापार का जन्म होता है, ठीक। और इसी विनिमय से बाजार का भी निर्माण होता है। यानी जब किसी एक स्थान पर आप विनिमय करेंगे तो वहीं पर आगे चलकर क्या बनता है, मार्केट। और यही बाजार आगे चलकर क्या बनता है, नगर या शहर बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 600 BC तक आपको द्वितीय नगरीकरण की संकल्पना दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो ये है कि जो आर्य अभी तक क्या थे, पशुपालक थे, अब वो मूलतः क्या बन गए, कृषक बन गए। और दूसरा, आर्यों ने अपना भौगोलिक विस्थापन भी कर लिया था, ये गंगा घाटी की तरफ आ चुके थे। तो इस 2 कारणों की वजह से, गंगा घाटी चूंकि एक उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहां पर उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से और अधिकतम आर्यों का कृषि में शामिल होने की वजह से उत्पादन जो है अधिशेष में बदल गया। यानी अब मात्र ये उपभोक्ता नहीं रहे, ये क्या बन गए, उत्पादक बन गए। तो उत्पादक बनने के बाद जो है भाई सीधी सी बात, उत्पादन बढ़ेगा तो अधिशेष उत्पादन यानी उपभोग से अधिक होगा। तो जब अधिशेष होगा तभी तो आप बेचोगे, तो विनिमय का जन्म होगा, विनिमय से बाजार का जन्म होता है। यानी जब एक पर्टिकुलर प्लेस पर आप बैठकर आदान प्रदान करते हैं तो वहीं सर क्या जन्म होता है, विनिमय का।
और वही विनिमय बाजार को जन्म देता है। ठीक, और बाजार की बड़ी संकल्पना क्या है? शहर या नगर। तो देखिए कहा जाता है कि अब देखिए अब संपत्ति पैदा होगी तो सामाजिक संघर्ष भी पैदा होगा, क्योंकि यही संघर्ष को जन्म देगी। अगर संपत्ति पैदा होगी तो ये सामाजिक संघर्ष को भी जन्म देगी। तो सामाजिक संघर्ष हमें यहां पर दो तरीके से दिखाई देगा। देखिए, एक पारिवारिक स्तर पर संघर्ष, पारिवारिक स्तर पर यानी परिवार स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, और दूसरा सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो सामाजिक स्तर पर बच्चों आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था में संघर्ष आपको दिखेगा, वर्ण व्यवस्था में संघर्ष दिखेगा। और यहां पर वर्ण व्यवस्था में संघर्ष जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बीच दिखाई देगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बीच दिखाई देगा। और इसका प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में इस संघर्ष का प्रमाण दिया गया है और बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी दिया गया है। सीधी बात, यहां जो संघर्ष था ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बीच, वह संघर्ष संपत्ति को लेकर था कि आखिर इस संपत्ति पर अधिकार किसका हो। ठीक है, तो इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। दोनों वर्णक्रम में संघर्ष के प्रमाण हमको दिखते हैं। अब यहां पारिवारिक स्तर पर अगर हम देखें तो पारिवारिक स्तर पर जो संघर्ष है वो पुरुष और स्त्री का है, पुरुष एवं स्त्री का है। अब देखिए, पुरुष एवं स्त्री का संघर्ष पारिवारिक स्तर पर दिखेगा। जिस समाज को आप पढ़ रहे हैं वह समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, यानी उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है पुरुष प्रधान समाज, यानी पिता का नेतृत्व है। तो यहां पुरुष समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो जब पुरुष समाज का नेतृत्व कर रहा है तो धार्मिक नियम, राजनैतिक नियम या आर्थिक नियमों का, इन सारे नियमों का प्रतिपादन कौन करेगा? पुरुष करेगा। तो जब सीधी सी बात भाई, जो वर्ग जो है मजबूत स्थिति में होगा, अधिकार और नेतृत्व उसी के हाथ में होते हैं। और आप देखिए तो वेदों के लेखक हों या ब्राह्मण ग्रंथों के लेखक हों, सामान्यतः आपको पुरुष ही दिखाई देंगे। सामान्य तौर की बात मैं कर रहा हूं। तो कहा जाता है यह हर व्यक्ति, चूंकि व्यक्ति जो होता है वह भाई कुछ न कुछ तो ह्यूमैनिटी उसके अंदर होगी ही। तो जब भी यह नियम बनाएगा, यह पुरुषों के हित में ही नियम बनाएगा, ये पुरुषों के हित में ही नियम बनाएगा। अच्छा, यहां पर सबसे बड़ी समस्या के रूप में संपत्ति भी दिख रही है। तो उस संपत्ति पर अधिकार करने के लिए यह पुरुष क्या करेगा? अपने अधिकारों में वृद्धि करेगा और इसके अस्तित्व में क्या करेगा? गिरावट दिखाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसके अस्तित्व में गिरावट होगी कैसे? आम आदमी महिलाओं को अपनी नजरों से कब गिराएगा? जब इनके अस्तित्व को किससे जोड़ दिया जाए? धर्म से जोड़ दिया जाए, क्योंकि धर्म में कई बातों को आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो यानी धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जब हम स्त्रियों के अस्तित्व को समाज में नीचे गिराना शुरू करेंगे तो आने वाली जो सनातन है, आने वाली जो जनरेशन है, वह भी इसका अनुपालन करना क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी। तो इस तरह जो है धर्म का सहारा लेकर, यानी जैसे कहा जाता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो मानवतावाद से है, लेकिन कहा जाता है कि यहां पर कुछ लोगों ने धर्म के माध्यम से स्त्री अस्तित्व में गिरावट करना शुरू किया। तो कैसे? अब आप देखिए, कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद एक ग्रंथ है बच्चों। देखिए, कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में यह कहा गया है कि एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है अथर्ववेद में, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। अथर्ववेद में महिलाओं का एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि एक महिला कहती है कि कोई मुझे अबला न समझे, कोई मुझे अबला न समझे, इसमें कहा गया है कि कोई मुझे अबला न समझे, मैं सबला हूं।
मैं वीर पुत्रों की जननी हूं। देखिए स्टेटमेंट को देखिए, ये अथर्ववेद का स्टेटमेंट है। ये अथर्ववेद का स्टेटमेंट है। कोई मुझे अबला न समझे, कोई मुझे अबला न समझे, मैं सबला हूं, मैं सबला हूं, मैं वीर पुत्रों की जननी हूं, मैं वीर पुत्रों की जननी हूं। देखिए अगर इस स्टेटमेंट को बड़े गौर से आप देखिए तो इसमें महिला के अस्तित्व की ऑटोमेटिक जानकारी आपको हो जाएगी। देखिए कोई मुझे अबला न समझे, अबला माने कमजोर, जिसका कोई सहारा न हो। कोई मुझे अबला न समझे, मैं सबला हूं, यानी मेरे पास बल है, मैं सबला हूं, मैं वीर पुत्रों की क्या हूं, जननी हूं। अगर देखिए हर आदमी इसका आंसर अपने तरीके से लगाएगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझिए तो इस स्टेटमेंट में ही स्त्री की अपनी कमजोरी क्या है, छिपी हुई है। अगर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का अस्तित्व मजबूत होता तो स्त्री को इस तरह का स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत ही न पड़ती। बात समझ रहे हैं नहीं? ये तो वही बात है कि जैसे आपके सामने कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा हो और आप उसे अंदर से डरे हो और आप मौखिक रूप से उसे धमकी दे रहे हो कि मैं आपको क्या करूंगा, मारूंगा, मैं आपको मार सकता हूं, मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं। आप मौखिक रूप से उसको बार बार क्या कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो, जबकि अंदर से आप क्या हो, खोखले हो, डरे हुए हो। ये स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो महिला है वह समाज में अपने गिरती हुई स्थिति से क्या है, चिंतित है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को एक मजबूत स्थिति में दर्शाने की कोशिश कर रही है। वो क्या कह रही है, कोई मुझे अबला न समझे, मैं सबला हूं, मैं वीर पुत्रों की जननी हूं। ऐसा कहने की जरूरत उसको क्यों पड़ी? तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उत्तर वैदिक काल में वह धीरे धीरे अपने सामाजिक हनन की तरफ जाना शुरू कर देती है। यहां से उसके अस्तित्व में बदलाव दिखता है, यहां से वो एक मां से एक वस्तु की तरफ स्थानांतरित होने लगी। अब वो संपत्ति के पासे का सिर्फ एक मुहरा बनकर रह गई है। बच्चों कहते हैं, अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देंगे जिससे महिला का सामाजिक अस्तित्व गिरता हुआ नजर आएगा आपको। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद को आप लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्टेटमेंट आता है जिसमें दो स्टेटमेंट और बड़े विरोधाभासी स्टेटमेंट हैं। बहुत विरोधाभासी स्टेटमेंट आपको दिखाई देंगे उत्तर वैदिक काल में, और उसका कारण सिर्फ यह है कि कहा जाता है यहां से महिलाओं के अस्तित्व में गिरावट शुरू होती है। तो कोई भी परिवर्तन जो है वो एकाएक नहीं होता, इसीलिए बहुत से दो अर्थी स्टेटमेंट आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देंगे, क्योंकि अस्तित्व में गिरावट शुरू हुई थी लेकिन वो अभी तक गिरी नहीं थी पूरी। अभी तक उनके बहुत सारे अधिकार क्या थे, संचित थे, बचे हुए थे। जैसे आप बृहदारण्यक उपनिषद को लीजिए तो बृहदारण्यक उपनिषद में दो बातें कही गई। एक तरफ कहा गया है कि विदुषी पुत्री के जन्म के लिए अनुष्ठान किया जाना चाहिए, यानी एक तरफ बृहदारण्यक उपनिषद यह कहता है कि विद्वान पुत्रियों के जन्म के लिए अनुष्ठान किया जाना चाहिए, यानी विद्वान पुत्रियों का महत्व समाज में दर्शाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह कहती है, दूसरी तरफ देखिए विरोधाभासी बात है, दूसरी तरफ कहा जाता है इसी बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक की सभा का उल्लेख आता है जहां पर याज्ञवल्क्य और गार्गी जो एक विद्वान महिला थी, दोनों के बीच एक संवाद होता है। उस संवाद में याज्ञवल्क्य जब पराजित होने लगते हैं तो गार्गी को मारने की धमकी देते हैं। बात समझेंगे नहीं? ये वही याज्ञवल्क्य हैं जिनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कहा जाता मैत्रेयी ने विद्वता को चुना तो कात्यायनी ने इनकी संपत्ति को चुना। तो इसका मतलब है कि एक तरफ जो है कहीं न कहीं महिलाओं का जो अभी माने अस्तित्व है वो इतना नीचे नहीं गिरा है कि आप उन्हें कमजोर कह सके, लेकिन धीरे धीरे गिराने की शुरुआत क्या हो चुकी है। अथर्ववेद में एक जगह कहा गया है कि
अविवाहिता का जीवन विपत्ति का स्रोत है। अब इस स्टेटमेंट से क्या लगता है आपको? अथर्ववेद में ही एक जगह कहा गया है, देखिए पहला, दूसरा, अविवाहिता का जीवन, अविवाहिता का जीवन विपत्ति का स्रोत है। अविवाहिता का जीवन विपत्ति का स्रोत है। देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए और आइए मैत्रायणी उपनिषद में, आइए मैत्रायणी उपनिषद में, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद में स्त्री को सुरा और पाशा, सुरा एवं पाशा के समान बताया गया है। सुरा एवं पाशा, सुरा माने शराब, पाशा माने जुआ, सुरा एवं पाशा के समान बताया गया है। सुरा एवं पाशा के समान बताया गया है। अब देखिए चौथा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? इसमें पुत्री के जन्म को दुखों का कारण माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया, दुखों का कारण बताया गया है। अब आप बताइए कि इन वक्तव्यों से, इन स्टेटमेंटों से आपको क्या लगता है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी? भाई आप देखिए तो अथर्ववेद में ही एक स्टेटमेंट है, अविवाहिता का जीवन विपत्ति का स्रोत है, यानी कुमारी लड़कियां, यानी जिनका विवाह ना हो, वह उस परिवार पर क्या है? भार है। तो यहां कहने का सेंस क्या है? इसका मतलब है कि अब वह कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर परिवार के लिए क्या है? नुकसानदायक सिद्ध हो रही है। कौन? स्त्री। अविवाहिता का जीवन जो है विपत्ति का क्या है? स्रोत है। मैत्रायणी संहिता में क्या कहा गया? स्त्री सुरा और पाशा के समान एक क्या है? बुराई है। जो स्त्री आपकी जननी थी, जो स्त्री जायदस्तम थी ऋग्वैदिक काल में, जो वीर पुत्रों की जननी थी, वही स्त्री उत्तर वैदिक काल में एक शराब से और एक जुआ के समान कैसे हो सकती है? आप उसको एक भौतिक वस्तु क्यों बना रहे हो? आप उसके सामाजिक अस्तित्व में क्यों उसको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हो? और इसे आप धार्मिक ग्रंथों का सहारा ले रहे हो। ये धार्मिक ग्रंथ है हमारे बच्चों, ये साहित्य, ये लौकिक साहित्य नहीं है, ये किसी के द्वारा लिखे गए नाटक नहीं है कि आपने वहां पर स्त्री के चरित्र को आपने लिखने की कोशिश किया हो। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है जिसके अनुसार हमारी संस्कृति का संचालन होता है। तो अगर हमारे धार्मिक ग्रंथ ही हमारे स्त्री के चरित्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आने वाला समाज जो है इसी संस्कृति का क्या करेगा? अनुपालन करेगा। और उसने किया भी। और सदियों तक अगर आप देखें तो स्त्री के अस्तित्व को कहीं न कहीं माने गिरे हुए रूप में दिखाने की कोशिश की गई, और 19वीं सदी में जाकर इसमें बड़ा एक परिवर्तन दिखा, जो आज भी पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो चुका है। आज भी हमें कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है, लेकिन आज जो सुधार की जरूरत है वो वैचारिक लेवल पर है। हमें विचारों से माने कहीं न कहीं आज भी हमें यह महसूस होता है कि हम वैचारिक तौर पर महिला को अपने बराबर स्वीकार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आज भी हम पितृसत्तात्मक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस दिन विचारों से आपने उसको अपने बराबर मान लिया, आपने उसे अपनी एक सहभागी मान लिया, आपने अपने परिवार का उसे एक अंग मान लिया, आपने अपने परिवार में उसे समान दर्जा वैचारिक तौर पर दे दिया, उस दिन शायद जो है विमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है आपके यूपीएससी से वो समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो इन स्टेटमेंटों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि नहीं, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अस्तित्व में गिरावट देखी गई। लेकिन कहा जाता है कि वहीं पर मैंने कहा विरोधाभासी बातें। देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया। इसका मतलब है कि भाई बिना उसके आप पूरे नहीं हैं, वो आपकी अर्धांगिनी है। तो इसका मतलब इससे क्या है? उसके अस्तित्व माने उसके महत्व का क्या है पता चलता है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, उसी शतपथ ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है और न ही उत्तराधिकार पर।
देखिए दो विरोधी भाषा बातें। शतपथ ब्राह्मण में एक तरफ कहा जा रहा है स्त्री क्या है, अर्धांगिनी है, इससे उसका महत्व पता चलता है परिवार में, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है, न तो स्वयं पर अधिकार है और न ही उसको उत्तराधिकार है, यानी परिवार में उत्तराधिकार भी उसे नहीं है, उसको स्वयं पर भी अधिकार नहीं। तो यानी कहना क्या चाहते हो कि वो एक गुड्स है, एक वस्तु है जिस पर पुरुष का अधिकार है। तो भाई आप अगर आज के समाज में देखिए बच्चों, आज के समाज में अगर देखने की कोशिश करिए तो आज भी आपको इसी तरह का चरित्र दिखाई देता है। तो उत्तर वैदिक काल में ओवरऑल आप कह सकते हैं कि नहीं, उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आपके माने संपत्ति की संकल्पना का जन्म हुआ, धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व में गिरावट होना शुरू हुई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अभी भी महिलाओं की स्थिति ठीक थी, क्योंकि अभी भी इनके शिक्षा के अधिकार बने हुए थे, अभी भी इनके उपनयन संस्कार होते थे, अभी भी विवाह की अनुमति इनको प्राप्त थी, माने अभी बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ नहीं था। लेकिन हाँ 600 BC तक आते आते बाल विवाह की परंपरा दिखाई देना शुरू हो जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में पहली बार बाल विवाह का प्रमाण भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट होना क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा देखिए, कहते 600 BC तक आते आते आपके बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। 600 BC तक आते आते बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक, अब यहां पर 600 BC में हमारे पास कई आधार हैं महिलाओं की स्थिति को जानने के, जैसे महाभारत जैसे उपनिषद, जैसे बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, जैसे जैन ग्रंथ, ये हमारे पास आधार हैं जिनके आधार पर हम 600 BC में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को जान सकते हैं। तो पहले हम महाभारत की ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि महाभारत में पुत्री को साक्षात विपत्ति कहा गया है। देखिए, महाभारत में पुत्री को साक्षात विपत्ति कहा गया है। पुत्री क्या है? साक्षात माने प्रत्यक्ष। पुत्री जो है साक्षात क्या है? विपत्ति है। पुत्री साक्षात विपत्ति है। अब आप सोचिए, जबकि इसी महाभारत में यह भी कहा गया है कि एक पत्नी के पास जो है रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रतिभाएं होती हैं। देखिए, दो बातें कहा रहा है महाभारत में। दूसरी बात कही जा रही है कि एक स्त्री के पास जो है, एक स्त्री के पास रचनात्मक और विध्वंसात्मक ये दोनों प्रतिभाएं होती हैं। यानी एक स्त्री जो है किसी परिवार को बना भी सकती है, तो एक स्त्री किसी परिवार को बिगाड़ भी सकती है। और दुर्भाग्य था महाभारत का बच्चों, अगर इस महाभारत काल में महिला की स्थिति अगर बेहतर होती, यानी महिला अगर पुरुष के समान होती, या महिलाओं का पारिवारिक निर्णय में समान अधिकार होता, तो शायद महाभारत युद्ध भी न होता। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होती तो धृतराष्ट्र पर गांधारी क्या होती? हावी होती। और गांधारी का विचार कहीं न कहीं धृतराष्ट्र से क्या था? भिन्न था। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ये सब किया, लेकिन गांधारी हमेशा विवेकशील बातें करती थी। अगर गांधारी का भी कहीं न कहीं निर्णय रहा होता परिवार में, तो शायद यह युद्ध न होता। दूसरी चीज अगर आप देखें तो महाभारत में और भी स्टेटमेंट हमको दिखाई देते हैं। जैसे महाभारत में कहा गया कि गृहिणी ही गृह है, गृहिणी ही गृह है, वह गुरु एवं ब्राह्मण के अनुसार वह भी क्या है? अबध्य है। देखिए बात समझिए, यहां पर महाभारत में दूसरा स्टेटमेंट आया है कि स्त्री ही गृह है या गृहिणी है,
और इन्होंने आगे कहा कि जिस तरह गुरु एवं ब्राह्मण, गुरु और ब्राह्मण ये दो क्या हैं, अबद्ध हैं। अबद्ध माने जिसका वध न किया जा सके। यानी महाभारत में यह कहा गया है कि कभी भी गुरु का और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं न कहीं अर्जुन ने द्रोणाचार्य का प्रत्यक्ष वध तो नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर हुआ है। ठीक है, तो उल्लंघन महाभारत में धर्म के नियमों का दिखाई देता है, लेकिन महाभारत में कहा गया है कि गुरु और ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, ये अभद्य है। और इसी में आगे जोड़ा गया है कि जिस तरह गुरु और ब्राह्मण अवध्य है, उसी तरह स्त्री भी अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। तभी आप लोग कहते हैं कि आप स्त्री हो, मैं आप पर हाथ उठाना नहीं चाहता। यानी आपने कहीं न कहीं अपने धार्मिक नियमों का क्या किया है, अनुसरण किया है। ठीक है, बाकी चीजें चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद महाभारत की चर्चा हो गई, उपनिषद की चर्चा करते हैं। उपनिषद में आइए, तो उपनिषद में अगर देखें तो उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार बाल विवाह का हमें प्रमाण दिखता है, बाल विवाह का अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर हमें यह पता चलता है कि महिलाओं के संदर्भ में जो सामाजिक बुराइयां थी वो धीरे धीरे जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी 600 BC की बात हो रही है। ठीक, यद्यप कहा जाता है कि स्त्रियों की स्थिति सबसे खराब कब होती है, सूत्र काल में होती। स्त्रियों की सबसे खराब कंडीशन इसके आगे वाले काल में आएगी। अभी 600 BC तक स्त्रियों की स्थिति क्या है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी भी स्त्रियों का गुणगान आपको दिखाई देगा। इसी उपनिषद में यह भी कहा गया है कि पत्नी गुणों का स्रोत है, वो आनंद है, वो लक्ष्मी है। तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिखेंगे जो दो अर्थी हैं। एक तरफ स्त्रियों के माने अस्तित्व में गिरावट को दर्शाते हैं, तो एक तरफ स्त्रियों के अस्तित्व में मजबूती को दर्शाते हैं। आपके इसी उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि स्त्री जो है एकांत में मित्र के समान है, एकांत में मित्र के समान है। अगर स्त्री एकांत में है तो आपके मित्र के समान है, और वही स्त्री जो है परामर्श में पिता के समान है। यानी जिस तरह एक पुत्र को पिता परामर्श देता है, उसी तरह जो है स्त्री अपने पति को भी क्या करती है, परामर्श देती है, और उसकी परामर्श हमेशा क्या होती, उचित होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में स्त्रियों का अस्तित्व मजबूत दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ हमको ऐसे एक्सेप्शनल अपवाद दिखाई देते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि नहीं, धीरे धीरे अब उनके अस्तित्व में गिरावट होना शुरू हो गई थी। बात समझ रहे नहीं? कहते हैं कि आपका एक उपनिषद है, ध्यान नहीं आ रहा किस उपनिषद का स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, जिसमें कहा गया है कि जीवन के बीहड़ में, जीवन के बीहड़ माने होता बच्चों जैसे जंगल। ठीक, यहां बीहड़ का जो सेंस है वो संघर्ष से लिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन के संघर्ष में विश्राम का साकार रूप है स्त्री। यानी जो आपकी पत्नी है वो कहीं न कहीं आपके जीवन के संघर्षों में एक विश्राम का साकार रूप है। वो आपके थकान को, आपके माने मानसिक तनाव को क्या करती है, कम करती है। तो कहीं न कहीं वो आपकी सहयोगी है। बात समझ रहे नहीं? तो जैसे आप देखिए, कहा जाता है कि 600 BC में भी अभी तक से महिलाओं के शिक्षा के अधिकार पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं हुए थे। जैसे द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। पंडिता का मतलब वो भी एक विद्वान महिला थी। सुलभा से ही अर्जुन ने संगीत की शिक्षा लिया था। तो अभी भी ऐसी महिलाओं के उल्लेख हमें दिखाई देते हैं, जिससे यह लगता है कि नहीं, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार अभी तक क्या थे, बने हुए थे।
बौद्ध ग्रंथ में आइए तो भगवान बुद्ध के भी स्टेटमेंट दो अर्थी दिखाई देते हैं। एक तरफ भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों का प्रवेश अगर संघ में होगा तो जो संघ 1000 वर्ष चलना है वो 500 वर्ष भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि यदि किसी को केवल पुत्र ही पैदा हुए हैं, केवल पुत्रियां ही पैदा हुई हैं, तो वो पुत्र के समान है, वो पुत्र से बेहतर है। यानी कहीं ना कहीं आप पुत्री को, स्त्री के अस्तित्व को क्या कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि पति को पत्नी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि पति को पत्नी के प्रति क्या रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। और आपको भी याद होगा कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग जो अपनाया था वो सुजाता से लिया था, जो संपत ग्राम के प्रमुख की क्या थी, पुत्री थी। जो मध्यम मार्ग का ज्ञान बुद्ध ने लिया वो सुजाता से ही लिया था। जो वीणा बजाते हुए महिलाओं का झुंड जा रहा था उसी से उन्होंने मध्यम मार्ग का ज्ञान अर्जित किया था। तो बौद्ध धर्म में प्रारंभिक चरण में महिलाओं का प्रवेश भले ही प्रतिबंधित रहा हो, लेकिन बुद्ध के जीवन में महिलाओं का महत्व तो आगे चलकर क्या हुआ, बढ़ा। उन्होंने भी महिलाओं के अस्तित्व को क्या किया, योगदान को उन्होंने भी क्या किया, स्वीकार किया। लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हमें 600 BC के आसपास दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने छांदोग्य उपनिषद की बात किया, जहां से हमको बाल विवाह के प्रमाण दिखाई देने शुरू होते हैं। जैसे महाभारत की अगर बात करें तो यहां से पर्दा प्रथा का प्रमाण दिखता है, क्योंकि महाभारत में असूर्यपश्या शब्द आता है। देखिए, महाभारत में एक शब्द आता है असूर्यपश्या। असूर्यपश्या, असूर्यपश्या माने होता है जो स्त्री कभी सूर्य न देखी हो। तो जो स्त्री कभी सूर्य न देखी हो उसी को असूर्यपश्या कहा जाएगा। यानी जो घर से बाहर न निकलती हो या पर्दा करती हो, तभी तो हम उसे असूर्यपश्या कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, पाणिनि ने भी असूर्यपश्या शब्द का उपयोग किया है। आगे आएंगे तो कौटिल्य मौर्य काल में कौटिल्य भी इस शब्द का उपयोग करता है। कौटिल्य दो शब्दों के उपयोग करते हैं, एक असूर्यपश्या और दूसरा अनिष्कासनी। असूर्यपश्या पहला शब्द, दूसरा शब्द अनिष्कासनी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये दो शब्द आते हैं। अनिष्कासनी माने जो कभी घर से बाहर न निकली हो, असूर्यपश्या माने जो इसने कभी सूर्य न देखा हो। तो दोनों का तात्पर्य एक ही निकल रहा है, यानी पर्दा प्रथा। भाई घर में होगी, पर्दे में होगी, तभी तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगी या सूर्य को नहीं देखेगी। तो इन दोनों बातों से यह सिद्ध होता है कि पर्दा प्रथा का प्रमाण शुरू हो चुका था। देखिए, दो बुराइयों का हमने विवरण दिया आपको। एक हमने आपको बताया बाल विवाह, दूसरा पर्दा प्रथा। ये सामाजिक बुराइयां मानी जाती हैं जिसका जन्म हमें 600 BC से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी देखिए सती प्रथा। तीसरी सती प्रथा। सती प्रथा की अगर बात करें तो महाभारत में माद्री क्या हो गई थी, सती हुई थी। माद्री पांडु की जो पत्नी थी, पांडु की दो पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी माद्री जो है पांडु के मरने पर क्या हो गई थी, सती हुई थी। इसका मतलब है कि देखिए, अगर सती होना यानी सती अगर ये प्रथा बनी होती तो माद्री के साथ कुंती भी सती होती, लेकिन ये परंपरा नहीं बन चुकी थी। अभी ये एक्सेप्शनल था या इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो आप। यानी अभी परंपरा होने का मतलब होता है कि जब उस व्यवस्था का अनुपालन समाज का हर वर्ग या बहुत बड़े स्तर पर लोग करना शुरू कर दें, तो यहां पर सती का अनुपालन बड़े स्तर पर दिखाई नहीं देता है, केवल माद्री के रूप में यह दिखाई देता है। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि सती प्रथा परंपरा के रूप में आ चुकी थी। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत क्या हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथ में कुछ ऐसे तथ्य हमको दिखाई देते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि इस काल में महिलाओं की कंडीशन क्या है। कहा जाता है कि जैन ग्रंथ में वेश्यावृत्ति के प्रमाण हमको दिखाई दिए हैं। यानी जैन ग्रंथ में यह कहा गया है कि महिलाएं जो है वेश्यावृत्ति करती थी। अच्छा, 600 BC में बौद्ध साहित्य से भी वेश्यावृत्ति के प्रमाण मिलते हैं। आम्रपाली क्या थी, एक वेश्या थी। ठीक। अच्छा, जैन साहित्य में कोशा और उपकोशा दो वेश्याओं का उल्लेख आता है जो पाटिलपुत्र की हुआ करती थी। कोशा और उपकोशा, ये दो वेश्याएं थी जो पाटलिपुत्र की थी, कोशा उपकोशा।
ये दोनों क्या थी, पाटलिपुत्र की थी, यानी कहीं न कहीं वेश्यावृत्ति महिलाओं के द्वारा एक व्यवसाय के रूप में संचालित किया जा रहा था। ठीक, अच्छा, जैन ग्रंथ से हमें यह भी पता चलता है कि महिलाओं को अभी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। कहा जाता है कि देवदत्ता, एक महिला का नाम आता है जैन ग्रंथ में, देवदत्ता। देवदत्ता के बारे में कहा गया है कि यह 18 भाषाओं की ज्ञाता थी, 18 देशों की भाषा जानती थी, सॉरी, ये 18 देशों की भाषा जानती थी। और ये कहा गया है 18 देशों की भाषा जानती थी। और ये भी क्या थी, ये भी एक वेश्या है, ये भी क्या है, एक वेश्या है। ठीक है, ठीक, और सबसे सुंदर और सबसे महंगी वेश्या बताया गया है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो स्त्रियों को इस समय भी प्राप्त है, लेकिन यहां पर आपको स्त्रियों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिखाई नहीं देंगे। वो यहां पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पूरी तरह क्या हो गए, समाप्त हो गए। कहते हैं कि एक स्त्री का नाम आता है सुक्ता, एक स्त्री सुक्ता का नाम उल्लेख हुआ है। सुक्ता को एक बेहतर वक्ता और विद्वान महिला कहा गया है। यह एक बेहतर वक्ता, वक्ता माने होती भाषण देने वाली, और विद्वान महिला बताया गया है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैन ग्रंथ से जो जानकारी हमको प्राप्त होती है उससे सिर्फ हमको यही पता चलता है कि इनके शिक्षा के अधिकार, इनके सामाजिक अधिकार क्या क्या थे। हमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि 600 BC तक आते आते इनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार माने आर्थिक अधिकार पूरी तरह क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। ठीक, हाँ, अभी तक कुछ अधिकार, इनके धार्मिक और सामाजिक अधिकार कुछ स्तर पर बचे हुए थे, जिनमें धीरे धीरे गिरावट हमें सूत्र काल में दिखाई देती है। और सूत्र काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति जो है वो बेहद क्या हो गई, दयनीय हो गई। और यहीं पर सूत्र काल में आकर महिलाओं से जुड़ी हुई हर बुराई का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, यहीं पर सती प्रथा अपने कठोरतम रूप में आ जाती है, यहीं पर विधवा विवाह प्रतिबंधित हो जाता है, यहीं पर नियोग प्रथा प्रतिबंधित हो गई, यहीं पर स्त्रियों को अपने मन की बात व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यहीं पर स्त्री को एक वस्तु के रूप में ट्रीट किया गया, यानी वस्तु के रूप में उसे उपयोग किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि सूत्र काल में आकर माना जाता है कि भारतीय इतिहास में अगर महिलाओं की स्थिति सबसे कमजोर कहीं दिखाई देती है तो वह सूत्र काल में दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं? देखेंगे गुप्त काल में या मौर्य काल में थोड़ा सा सुधार फिर दिखाई देगा, फिर पूर्व मध्यकाल में भी थोड़ा सा सुधार दिखाई देगा। पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे ऐसे राजवंश आएंगे जहां पर महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी, जैसे चंद्रबेल्लोला जो अमोघवर्ष की पुत्री थी, उसे रायचूर दोआब का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जैसे राष्ट्रकूट वंश में देखिए तो महिलाओं को गुप्तचर के रूप में उपयोग किया गया। काकतीय वंश को देख लीजिए, जो गणपत शासक थे वहां पर उनकी पत्नी थी रुद्रम्मा, उसने भी शासिका के रूप में अपना रोल अदा किया। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में शामिल किया गया। तो लेकिन हम इस आधार पर किसी समाज की व्याख्या नहीं कर सकते। ये एक प्रशासनिक अधिकार है, यानी प्रशासन यानी राजा ने अपने परिवार की महिलाओं को अधिकार दिया है। समाज ने अपने समाज जो है अपने परिवार में महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहा है। प्रशासन का संबंध जो है वो राजा से है, राज परिवार से है। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग की महिलाओं के कुछ अधिकार हमें पूर्व मध्यकाल में दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर भी स्थिति एज इट इज क्या है, इसी तरह है। ठीक, वहां पर बल्कि सती प्रथा क्या होगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर सती प्रथा के प्रमाण आपको बड़े स्तर पर दिखाई देंगे। जैसे एरण अभिलेख में, जैसे राजश्री जो बहन थी हर्षवर्धन की, तो वहां पर अलग से देखेंगे कि वहां पर इसमें कहीं ना कहीं विस्तार दिखाई देता है। तो इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे किस पे, सूत्र काल में। सूत्र काल में महिलाओं की स्थिति, जहां पर सबसे कठोर नियमों का प्रावधान किया गया, यहीं पर मनुस्मृति आएगी। ठीक, यहीं पर सूत्र काल और मौर्योत्तर काल दोनों को एक साथ देखा जाएगा। सूत्र काल और मौर्योत्तर काल, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो कहा जाता है कि यहां पर सूत्र काल में आकर जो है स्त्रियों की स्थिति में क्या होती है, गिरावट होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो मित्रों आज की क्लास में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताता हूं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक सूचना मैं आपको फिर से दे दूं आपको, ठीक है। आज बच्चों अनअकैडमी प्लस पे हमारा कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है 5 PM पर। 5 PM से आज कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। 5 PM से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स है बच्चों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जो है अनअकैडमी प्लस पे। यहाँ पे इनरोलमेंट आएगा, आप उससे इनरोलमेंट हो जाइएगा तो सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 5 PM से क्लास स्टार्ट हो रही है और ये आपके नोट्स के साथ होगा। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होंगी और वहाँ पर जब आप जाएंगे इनरोलमेंट होंगे तो आपको सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सर्च करेंगे। आज जो है जो क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है आज 5 PM पर ये क्लास होगी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की। तो बच्चों आज की क्लास में हम आपको जो है यहीं तक करेंगे, फिर एक क्लास इस पे और करेंगे। खास तौर से स्त्री के अस्तित्व को लेकर मॉडर्न हिस्ट्री पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इतिहास में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल तो है ही, साथ साथ आपके एसे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो मॉडर्न काल की जो महिला कंडीशन है, जो वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति है, इसको लेकर आपके मेंस में अक्सर प्रश्न आता है। तो इस पर एक डिटेल से चर्चा होगी, अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है, या किसी स्पेशल क्लास में इस पर चर्चा की जाएगी। चूंकि एक लंबा समय चाहिए, एक घंटे की क्लास में होना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो मित्रों आज हमें उम्मीद है बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित होंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।